हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਕੌਮ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 7 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 3 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੋਰ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ अपनी डिफरेंट कैश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है साढ़े 3 एक्टिविटीज़ के विच डिवाइड होंदा है। पहली एक्टिविटी होंदी है जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने सब तो पहला आप डिफाइन करांगे कि ऑपरेटिंग की होंदी है। जिवें साडे बिजनेस दे विच साडी रोज़मर्रा की जरूरतां की ने कि असी कैश लैना है। ठीक है, जे साडे कोल पैसा होगा, साडे कोल लिक्विड कैश होगा, असी कोई ना कोई गुड्स परचेज करांगे। ठीक है, गुड्स जो परचेज करांगे उहदे लई असी कैश पेमेंट करांगे। ठीक है जी, फिर उस तो बाद असी की करते हैं, गुड्स सेल भी करनियां हुंदियां ने, कोई ना कोई आपां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी करनी हुंदी है डेली बेसिस ते। तो ठीक है, ताकि साडी फाइनैशियल पोजीशन वधिया बनी रहे ते असी अपने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ नूं सैटिस्फाइड कर सकीए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे विच राजे सब तो पहला ये सब तो बेसिक ते मेन एक्टिविटी हुंदी है जिहदे विच अपने असी बिजनेस का पूरा अपना सारा एक कैश का सर्कल देखते हैं। जिवें तुसीं देख पा रहे हो कि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी नूं अगे अगेन डिफाइन किया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ अ नॉन फाइनैशियल एंटरप्राइजिज और इन केस ऑफ अ फाइनैशियल एंटरप्राइजिज। देखो, नॉन फाइनैशियल एंटरप्राइजिज वो होंदियां ने जिहड़ियां एंटरप्राइजिज किसी भी लोन और किसी भी कह लो कि भी इंस्टीट्यूशन या ऐसी फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन नाल रिलेट नहीं करदियां जिन्हां दा डेली का काम सिक्योरिटीज़ नाल डील करना हुंदा है। ठीक है, अगर वो नॉन फाइनैशियल कॉरपोरेशन है जिन्हां दा कि डेली का काम जिवें इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गईयां या कह लो कैपिटल मार्केट्स हो गईयां, अगर इदां दी इंस्टीट्यूशनस तो बिना कोई भी अपने बिजनेस इंस्टीट्यूशनस हुंदे ने दैन उन्हां नूं आपां नॉन फाइनैशियल एंटरप्राइजिज कहने आ। अगर इदां दी एंटरप्राइजिज है तो उन्हां दे लई इनफ्लो ते आउटफ्लो ऑफ कैश की होएगा। सब तो पहला इनफ्लो ऑफ कैश की गल करिए, जिवें आपां कैश सेल करती या असी अपने डैटर्स तो अमाउंट रिसीव कर ली या असी किसी किस्म की रॉयल्टी कमीशन के बेसिस ते अमाउंट रिसीव कर ली या असी कुछ ऐसा कैश रिसीव किया अपने ट्रेड रिसीवेबल तो सारे का सारा नॉन फाइनैशियल कॉरपोरेशन के लिए की हुंदा राजे सोर्सिज ऑफ कैश हुंदा। इन द सेम वे आउटफ्लो ऑफ कैश की हुंदा, जिवें आपां कैश सेल की गल की इन द सेम वे कैश परचेज आउटफ्लो हो गया। जिवें आपां अमाउंट रिसीव किया डैटर्स तो अमाउंट आपां पेमेंट किया क्रेडिटर तो, यानी कि जिस टाइप की रिसिप्ट उस टाइप की आपां पेमेंट की गल करते हैं। ठीक है, और अगर तुसीं इनकम टैक्स पे किया राजे दैन वो भी साडे कोल आउटफ्लो आएगा इन द केसिस ऑफ दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये तो गल सी कि अगर तुहाडे कोल नॉन फाइनैशियल कॉरपोरेशन होवे, हाँ अगर यही तुहाडे कोल फाइनैशियल कॉरपोरेशन होवे, फाइनैशियल एंटरप्राइजिज होवे जिन्हां दा डेली का काम सिक्योरिटीज़ दे नाल डील करना है, तो फिर उहदे लई कैश रिसिप्ट की होगी। सब तो पहला जी रिसिप्ट फ्रॉम दी इंटरस्ट एंड कमीशनस वगैरह, क्योंकि साडा डेली का काम है। ठीक है, असी इन्वेस्टमेंट करनी है और डेली के बेसिस ते असी कोई ना कोई इंटरस्ट रिसीव कर रहे हैं या कमीशन रिसीव कर रहे हैं या असी किसी सिक्योरिटीज़ ते डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, वो भी साडा ऑपरेटिंग का पार्ट होएगा, जिहड़ा साडा कैश फ्लो का सब तो फस्ट पार्ट हुंदा है। दैन आपां कोई भी सिक्योरिटीज़ नूं सेल कर रहे हैं दैन उहदी रिसिप्ट भी साडे कोल की हो जाएगी, कैश इनफ्लो का हिस्सा हो जाएगी। और इस टाइप के लिए कैश आउटफ्लो की होएगा, पेमेंट ऑफ इंटरस्ट, जिवें आपां रिसिप्ट ऑफ इंटरस्ट किया इन द सेम वे पेमेंट ऑफ इंटरस्ट किया, पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ किया, पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसिस किया, या आपां इंप्लॉयज़ नूं किसी ना किसी किस्म की पेमेंट करनी है। तो सारी एक्टिविटी साडे कोल की आ जांदी है राजे, ये आ जांदियां ने कैश
ਇਨਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸਿਪਟ ਬਾਏ ਸੇਲ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸਿਟਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸਿਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਫਰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੋ ਅਤੇ ਆਊਟਫਲੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਿਵੈਂਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟਸ ਐਂਡ ਲੋਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਵੈਂਚਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਈਅਰਲੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਊਟਫਲੋ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 50,000 ਔਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, 10,000 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 40,000 ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 10,000 ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੈਂਚਰਸ ਇਨਟੂ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। देयर आर टू मैथड, फर्स्ट इज़ डायरैक्ट मैथड एंड सैकेंड वन इज़ इनडायरैक्ट मैथड। ठीक है, साडा जिहड़ा AS3 है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो मोस्टली इनडायरैक्ट मैथड नूं ही इनहांस करता है, इनडायरैक्ट मैथड नूं ही प्रमोट करता है। पर जिहड़ा साडा पहला इंडस 7 सीगा उन्हें किसी भी मैथड नूं कंसीडर नहीं किया, उन्हें यानी कि इनडायरैक्ट मैथड नूं किते भी कंसीडर नहीं किया सीगा। ठीक है, तो नैक्सट असीं ये करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे विच जिवें मैं 3 पार्ट जो भी आप प्रैक्टिकल आसपैक्ट करन जावांगे तो जो सब तो पहला असीं लैना जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी नूं राजे असीं 3 पार्ट दे विच डिवाइड करना है। पहला पार्ट की हुंदा जी नैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, असीं अपने नैट प्रॉफिट नूं लवांगे, उस नैट प्रॉफिट नूं लैण तो बाद असीं उहदे विच नॉन कैश ते नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करांगे। हुण नॉन कैश तो मैं तुहानूं समझा दिता सी जिहड़ी जिहदे नाल कोई भी कैश का लेना देना नहीं है, बट नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐसियां हुंदियां ने जिहड़ी साडे डेली बिजनस रूटीन का हिस्सा नहीं हुंदियां। फॉर एग्जाम्पल सानूं कोई प्रॉफिट होया, ठीक है जी, कोई भी फिक्सड एसेट सेल करन ते सानूं कोई प्रॉफिट होया वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। ठीक है जी, या सानूं कोई लॉस हो गया नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो गया। ठीक है, ये सारियां चीज़ां आ गया नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दे विच। हुण इहदे विच जदों भी तुसीं नैट प्रॉफिट बेस लओगे सब तो पहला की ऐड करोगे। अगर तुहानूं डेप्रीसीएशन प्रोवाइड कीते वो ऐड करोगे, इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स लोन्स या बोरिंग्स है वो दिते होणगे वो तुसीं ऐड करोगे, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्सड एसेट तुसीं ऐड करोगे। ठीक है, एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डैट्स या डिस्काउंट ऑन डैटर्स अगर दिता होगा तो ये सारा कुछ तुसीं ऐड करोगे अनलैस तुसीं उन्हां प्रोविजनस नूं करंट लायबिलिटी ना मन्निया होवे। ठीक है, और उस तो बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस राइट ऑफ, जिवें मैं गुडविल का दस्सिया कि लास्ट ईयर मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस 50,000 है, इस साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस 30,000 रह गए, जोड़ा 20,000 घटिया यानी कि राइट ऑफ किया। ठीक है, अमोटाइजेशन ऑफ एसेट्स की है, ये इंटेंजिबल एसेट्स तुहाडियां कुछ राइट ऑफ हुई ने, तो सारे का सारा राजे असीं एड बैक करते हैं। एड बैक करन दे लई परपज़ की है क्योंकि असीं बेफजूल दा अपने प्रॉफिट नूं रिड्यूस किया होया। इन द सेम वे असीं लैस की करना है, असी वो आइटम्स लैस करनियां ने विच शुड बी डिडक्टेड जिहदे नाल साडे प्रॉफिट बेमतलब तो वधिया होया। जिवें असी इंटरस्ट इनकम सानू हुई, असी डिविडेंड रिसीव किया, या असी कोई रेंटल इनकम रिसीव की, या सानू कोई गेन होया या प्रॉफिट होया फिक्सड एसेट नूं सेल करन दे नाल, तो ये सारी आइटम्स नूं असी की करांगे जी लैस करांगे। ये तां सीगा फर्स्ट पार्ट। सैकेंड पार्ट जो इदा हो जाएगा साडा प्रॉफिट एडजस्ट होके आ जाएगा, तो सैकेंड असी उहदे विच की करांगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजिस। वर्किंग कैपिटल सारे आप समझते हैं, वर्किंग कैपिटल की हुंदा जी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स ते करंट लायबिलिटी का डिफरेंस हुंदा है। वर्किंग कैपिटल चेंजिस वो हुंदे ने, पर एक गल याद रखियो कि सपोज करो करंट एसेट की मैं गल करदी हाँ, मैं गल करदी हाँ डैटर्स की, डैटर साडे करंट एसेट ने। ठीक है, हुण तुसी एसेट नूं इनक्रीज डिक्रीज नहीं देखना, तुसी ये देखना कि साडी किहड़ी एसेट ते किहड़ी लायबिलिटी दे इनक्रीज या डिक्रीज होण दे नाल साडे कोल कैश ते इंपैक्ट पैंदा। सपोज करो लास्ट ईयर साडे कोल डैटर सीगे 40,000, इस साल देखो साडे कोल डैटर हो गए जी 60,000। अगर मैं वर्किंग कैपिटल देखा, वर्किंग कैपिटल तो मेरी 20,000 नाल वधी है, पर अगर मैं कैश की गल करा तो कैश मेरे कोल 20,000 नाल घटिया। क्यों? क्योंकि डैटर की हुंदे ने जिन्हां नूं तुसी उधारी सेल करदे हो। ठीक है, हुण पहलां तां तुसी 40,000 की सेल कर रहे सीगे, पर हुण वो सेल वधते की हो गई 60,000 हो गई। डैटर क्यों वध रहे? क्योंकि उन्होंने तुहानूं कैश पेमेंट नहीं दित्ती। नटशल मेरा कहने का भाव यह है कि अगर तुहाडे कोल करंट एसेट प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली वधदी आ तां इट मीनस तुहाडे कोल कैश उन्ना ही घटदा आ। हाँ जी, नैक्सट साडे कोल जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। राजे इहदे ट्रीटमेंट च काफ़ी कन्फ्यूजन हुंदी है। सब तो पहला तो सानू ये समझना पैना कि प्रपोज डिविडेंड की हुंदा। प्रपोज डिविडेंड राजे वो डिविडेंड हुंदा है कि जिहड़ा शेयर होल्डर्स अपनी एनुअल जनरल मीटिंग दे विच अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ कि न्यू कंसैप्ट आया कॉरपोरेटिव अफेयर ने उन्हें 6 अप्रैल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਟਿਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾय ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ।
ठीक है। इस करके कभी भी आप इनू शॉर्ट टर्म प्रोविजनस बैलेंस शीट दे विच कभी भी आप इनू डिस्कलोज नहीं करते। फिर क्वेश्चन अराइज होंदा कि आप इनू कित्थे डिस्कलोज करते हैं, आप इनू राजे नोट्स टू अकाउंट्स दे विच डिस्कलोज करते हैं अंडर कंटीजेंट लाइबिलिटी। सब नूं पता है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी किहड़ी लाइबिलिटी हुंदी है, जिहड़ी बीइंग अ फ्यूचर अराइज हो सकती है। इस करके आप इनू नोट्स टू अकाउंट्स दे विच मैंशन करते हैं। ठीक है। इदा हुण अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हुंदा है। ਹੁਣ देखो असी एक गल सानू पता है, चाहे आप करिए कैश फ्लो चाहे करिए आप फंड फ्लो, दोनों का प्रीवियस ईयर तो करंट ईयर का रिलेशन है। ठीक है। अगर प्रपोज डिविडेंड थोनू प्रीवियस ईयर दे विच दिता होया तो ये वाला तुसी डिविडेंड चकना है और इस डिविडेंड नू तुसी जदों आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे विच कंसीडर कर रहे होंगे, आप अपना नैट प्रॉफिट लै रहे होंगे तो नैट प्रॉफिट दे विच ये वाला प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला आप की करना उहदे विच ऐड करना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर का उस तो बाद जिहड़ा तुहाडे कोल करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड राजे उहदा कोई भी इफैक्ट नहीं देना, किते भी नहीं देना। ठीक है। उन्होंने जस्ट मेयरली एक कंटीजेंट लाइबिलिटी मनना और वो भी कई बार नहीं मनना। इट इज़ नॉट अकाउंटेंट फॉर मेयरली अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि यदा करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और व्हेन प्रपोज डिविडेंड इज़ अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड इट इज़ ट्रांसफर टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। ठीक है। जदों तुसीं इहनूं अप्रूव भी करता डिक्लेयर भी करता तो उन्होंने तुसीं उहनूं डिविडेंड पेबल अकाउंट से ट्रांसफर करना है एंड दिस अमाउंट इज शो एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उन्होंने आप किहदे अंडर शो करांगे राजे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर शो करांगे। हुण जिहड़ी भी चीज़ समझाई उन्होंने हुण मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल दसदी हां। ठीक है। हुण देखो जी एग्जाम्पल है प्रपोज डिविडेंड दे लई तुहाडे कोल दे रखी है बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला लास्ट ईयर की इक्विटी कैपिटल दे रखी है और करंट ईयर की दे रखी है एंड सरप्लस मतलब थोड़े को प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। लास्ट ईयर का 2 लाख है, करंट ईयर का थोड़े को 3 लाख का है, यानी कि 1 लाख के नाल थोड़ा प्रॉफिट वधे। डिविडेंड पेबल मैं पहले ही दसिया ना, डिविडेंड पेबल वो अमाउंट होंगी है कि जिहड़ा डिविडेंड तुसी डिक्लेयर भी कर चुके हो। ठीक है। और हुण तुसी उहनूं पे भी करन जा रहे हो। लास्ट ईयर कोई भी नहीं सी, पर इस साल कितना है जी अपने कोल 10,000 है। हुण नोट देखो की कह रहा है, कहता प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि पिछले साल का जिहड़ा प्रपोज डिविडेंड सी राजे वो 50,000 सी ते करंट ईयर का की सी 80,000। हुण आपां की सिੱਖਿਆ कि जिहड़ा 50,000 का ट्रीटमेंट आ उहदा तां आपां करांगे, पर करंट ईयर के 80,000 का आपां कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करांगे। हुण देखो इहनूं सॉल्व किवें कीता है। हुण देखो सब तो पहला असीं अपने प्रॉफिट का डिफरेंस लै लिया। ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख, लास्ट ईयर का 2 लाख, तो अपने कोल प्रॉफिट कितना आ गया जी 1 लाख। और ऐड करांगे आप प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिवें मैं तुहानूं पहला दस्सिआ कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिता होया सीगा ना, आ देखो ये विच सानूं दिता होया सी ना प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 50,000 है और इस साल का 80,000 है। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जिहड़ा 50,000 है वो तुसीं उरे की करिआ ऐड बैक करिआ, तो ये बच ये साडे कोल जिहड़ा नैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम वो 1,50,000 आ जाएगी। और इन्होंने नोट भी दिता है कि जिहड़ा प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड इज़ अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट ईयर का जिहड़ा 80,000 का डिविडेंड है वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, हैंस प्रीवियस ईयर फिगर हैज़ बीन एडेड।